तो यार ये है पॉलिटी का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट जिसमें हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। देखिए आगामी एग्ज़ाम कनिष्ठ सहायक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि पॉलिटी से 6 नंबर का पूछा जाएगा जो इसी से आना है। ठीक है, तो इसमें जो 6 नंबर के टॉपिक दिए हैं उन्होंने, उसमें से हमें भारतीय राज व्यवस्था, संविधान और पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं आपके लिए पंचायती राज व्यवस्था का टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। बाकी जो संविधान है और भारतीय राज व्यवस्था है उसके बारे में हम आगे आने वाले टॉपिकों में, आगे आने वाले वीडियोज में कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। तो पंचायती राज की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है ये क्या है हमारा, ये होगा हमारा बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। ठीक है, जो बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन हुआ था ये पंचायती राज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। तो जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था ये किनके द्वारा दिया गया था, ये दिया था हमारा बलवंत राय मेहता द्वारा। ठीक है, जो बलवंत राय मेहता था इन्होंने एक समिति बनाई थी तो इसी के द्वारा क्या दिया गया था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। तो इस समिति का नाम था LM सिंघवी समिति। ठीक है, जो LM सिंघवी समिति थी इन्होंने क्या करा था, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा की थी। ठीक है, LM सिंघवी समिति द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था। तो ये जो समिति थी ये किसके द्वारा किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा ही त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की गई थी उसका सभापति कौन था। तो इसका सभापति था हमारा बलवंत राय मेहता। ठीक है, इन्हीं की समिति थी, इनके जो वो थे सभापति थे वो थे बलवंत राय मेहता जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 56, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी। जो 1977 में जो पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी हमारा अशोक मेहता ने। ठीक है, अशोक मेहता समिति बाद में बनी थी तो अशोक मेहता ने क्या की थी, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए अध्यक्षता की थी। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है। तो पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर जो होता है उसको बोला जाता है हमारा ग्राम सभा या ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत होता है निम्नतर स्तर पर। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है, तो उच्चतम स्तर पर कौन होता है, ये होता है हमारा जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद होता है उच्चतम स्तर पर और ग्राम सभा व पंचायत होती है निम्नतम स्तर पर। यह भी आपको याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की आधारशिला है। तो पंचायती राज की आधारशिला क्या है, यह है हमारी ग्राम सभा। ठीक है, पंचायती समिति का मुख्य निष्पादक होता है। तो पंचायत समिति का जो मुख्य निष्पादक होता है वो कौन होता है, वो होता है हमारा खंड विकास पदाधिकारी। जो खंड विकास पदाधिकारी होता है ये मुख्य होता है पंचायत समिति का। अगला है, जिला परिषद का मुख्य कार्य है। तो जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है, ये होता है हमारा समन्वय एवं पर्यवेक्षण। ठीक है, पर्यवेक्षण या समन्वय करता है जिला परिषद। ठीक है, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है। तो पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है, ये है हमारा राजनीतिक चेतना का विकास। ठीक है, पंचायती राज में राजनीतिक चेतना का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की प्रधान समस्या है। अब कुछ समस्याएं भी पंचायती राज व्यवस्था में आती है तो इनकी जो प्रधान समस्या है पंचायती राज व्यवस्था की, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा दलगत राजनीति। ठीक है, दलगत राजनीति पंचायती राज व्यवस्था में भी होती है। अगला है, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं। तो किसके पदेन सदस्य होते हैं, ये होते हैं हमारे जिला परिषद के। ठीक है, अगला है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। जो ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है ये किस पर निर्भर करता है, ये होता है हमारा राज्य सरकार पर। ठीक है, राज्य सरकार पर निर्भर होता है। खंड स्तर मतलब ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक डैश है। तो ब्लॉक लेवल पर जो पंचायत समिति होती है ये क्या होती है, ये होती है हमारी प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है, प्रशासनिक प्राधिकरण होती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं। जो सामान्यतः पंचायत समिति होती है इसमें कितने प्रकार के सदस्य होते हैं, ये होते हैं हमारे, देखिए पदेन सदस्य होते हैं, सहयोगी सदस्य होते हैं, सहयोजित सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी क्या है, बिल्कुल सत्य हैं। निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है। तो इसका जो सही वरीयता क्रम होगा वो होगा हमारा, देखिए पहले आता है ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज सम्मिलित है। तो पंचायती राज सम्मिलित है किसमें, ये हमारी राज्य सूची में। ठीक है, राज्य सूची में पंचायती राज सम्मिलित है। अगला है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है। जो पंचायत होते हैं ये कौन सा कर, कौन सा टैक्स वसूल सकते हैं, ये वसूल सकते हैं हमारे स्थानीय मेलों पर जो कर लगा सकते हैं। ठीक है, जो स्थानीय मेले होते हैं इनसे ये टैक्स वसूल सकते हैं पंचायत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होनी चाहिए, ये कौन सा संविधान संशोधन कहता है, ये कहता है हमारा 73वां संशोधन, मतलब जो 73वां संविधान संशोधन है ये कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आज का, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। जो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ये कौन करता है, ये करता है हमारा पंचायत सेवक। ठीक है, जो पंचायत सेवक होता है वो करता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है। तो पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, ये नहीं आता है हमारा तहसील स्तर। ठीक है, तहसील स्तर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो जो 9वां भाग है संविधान का, इसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अब देखिए इसमें जो आर्टिकल क्या आता है, आर्टिकल 243 आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो 9वां भाग है इसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 243, जिसको संविधान का सबसे बड़ा भाग भी बोला जाता है। अब आर्टिकल 9 में तो पंचायती राज व्यवस्था है, और 9 का ही भाग 9 का जो क है उसमें क्या आता है, नगर पालिकाएं आती हैं। जो आर्टिकल 243 त से लेकर 243 य तक, मतलब ए से लेकर ओ तक। ठीक है, ए से लेकर ओ तक नगर पालिकाएं हैं उसमें। ठीक है, अब देखिए संविधान के 22 भाग हैं, आपको पता ही होगा। 22 भागों में से 9वां भाग जो है इसमें संविधान के पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान मैं अब बता चुका हूं। जो संविधान का भाग 9 क है इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, जो आर्टिकल 243 ए से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक का इसमें नगर पालिकाएं हैं। ठीक है, अगला है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। अब ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात किस में कही गई है, ये कही गई है भाग 4 में। ठीक है, जो भाग 4 है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व आते हैं। ठीक है, स्पेशली जो नीति निर्देशक तत्व आते हैं इसके अंतर्गत आता है ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है भाग 4 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो कौन सा देता है, ये देता है आर्टिकल 40। ठीक है, जो अनुच्छेद 40 है ये क्या करता है, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अब जो आर्टिकल 40 आता है ये किसके अंतर्गत आता है, भाग 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 आते हैं। इसी के अंतर्गत जो अनुच्छेद 40 है ये करता है ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश राज्य सरकार को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 5 है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। तो देखिए इसमें से सम्मिलित है पंचायतों का कार्यक्रम। जो पंचायतों का कार्यक्रम है ये 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। जो पंचायती राज प्रणाली है ये है सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर आधारित। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज प्रदान करता है। जो पंचायती राज प्रदान है ये क्या प्रदान करता है पंचायती राज, ये प्रदान करता है हमारा स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। ठीक है, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन कौन प्रदान करता है, पंचायती राज करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा,
पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, जो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ये क्या है? ये हमारा ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, जो ग्रामवासी हैं इनमें शक्ति का विकेंद्रीकरण करना पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। ठीक है, मुख्य मुख्य लक्ष्य मतलब। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, जो पंचायती राज है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ठीक है, जनता को क्या करना है? विकास मूलक जो प्रशासन है इसमें भागीदारी योग्य बनाना ही क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 73वां संविधानिक संशोधन का संबंध किससे है? जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है हमारा पंचायती राज से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, जो 73वां संवैधानिक संशोधन है ये किससे संबंधित है? ये हमारा पंचायती राज प्रणाली से। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली से 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये की जाती है हमारा नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। ठीक है, जो भाग 4 है हमारा, भाग 4 में क्या आते हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं, नीति निर्देशक तत्व आते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। ठीक है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व के अंतर्गत ही क्या आता है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था आती है। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? जो कौन सा ऐसा संवैधानिक संशोधन है जिसके द्वारा क्या किया गया है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है हमारा 73वां संविधान संशोधन के तहत। अगला है, 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसके अनुसार जो सूची जोड़ी गई वो जोड़ी गई 11वीं सूची। ठीक है, पहले 8 ही सूचियाँ थी। ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थी, इसमें बाद में 4 अनुसूचियाँ और जुड़ती हैं, तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं अभी के टाइम पे संविधान में। ठीक है, अगला है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के तहत, तो इस अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसमें आते हैं हमारे टोटल 29 विषय। ठीक है, 29 विषय आते हैं 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं पंचायती राज व्यवस्था में? तो ये किए गए हमारा 1/3 भाग, मतलब 33%। लेकिन उत्तराखंड में, ये तो पूरे ऑल ओवर इंडिया का है ना, ऑल ओवर इंडिया में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण है। पहले उत्तराखंड में भी 33% का आरक्षण था महिलाओं के लिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये बढ़ाकर पंचायती राज व्यवस्थाओं में 50% आरक्षण कर दिया है उत्तराखंड में। ठीक है, अगला है, 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो ये कब माना जाता है? ये माना जाता है हमारा महिला वर्ग को। ठीक है, महिला वर्ग को माना जाता है सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे? तो इनमें से कौन समर्थक थे? ये थे हमारे राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी क्या थे? ये थे महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक जो प्रतिनिधित्व थे इनके समर्थक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? तो महिलाओं के लिए कौन से स्थान आरक्षित है? ये है पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ था? जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो ये किस तिथि को लागू किया गया था? ये किया गया था हमारा 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? अब जो पंचायती राज अधिनियम है ये कब लागू हुआ था? ये भी कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। अब देखिए यहाँ पर 73वां संवैधानिक संशोधन कब पारित हुआ? 24 अप्रैल 1993। उसी में तो, उसी संशोधन में तो पंचायती राज अधिनियम लागू किया था, तो ये भी 24 अप्रैल 1993 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किनके द्वारा लिए जाते हैं? जो निर्णय लेते हैं ये कौन लेते हैं? ये लेते हैं हमारा राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है पंचायत में चुनाव कराने के लिए।
भारत में पंचायती राज को प्रारंभ किया गया? तो पंचायती राज को कब प्रारंभ किया था? ये किया था हमारा 1959 ईस्वी में, ठीक है। 1959 ईस्वी में क्या हुआ था? पंचायती राज को प्रारंभ किया था भारत में। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया, जो पंचायती राज है इसको प्रथम प्रवर्तित कब किया गया था, या मतलब कहाँ किया गया था? ये किया गया था हमारा राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी या इसको परिवर्तित किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो राजस्थान है यहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, तो ये कब की गई थी? ये की गई थी हमारा 1959 ईस्वी में, ठीक है। 1959 ईस्वी में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी सर्वप्रथम। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। तो क्रमानुसार इसको देखना है कि कैसे अपनाई गई थी। तो देखिए सर्वप्रथम जहाँ पर आपको राजस्थान दिखता है, अब देखिए यहाँ पर भी राजस्थान है, यहाँ पर भी राजस्थान है, ठीक है। ये दोनों में कन्फ्यूजन है। तो राजस्थान के बाद कहाँ अपनाया था? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा सर्वप्रथम ग्रामीण शासन में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी। सर्वप्रथम राजस्थान में और उसके बाद कहाँ की गई थी? उसके बाद की गई थी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला है 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था। तो ये सर्वप्रथम कहां पर होता है? ये होता है हमारा नागौर में, ठीक है। राजस्थान नागौर में होता है सर्वप्रथम। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो ये की थी हमारा बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम क्या की थी? सिफारिश की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? तो ये की गई है हमारा बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर, ठीक है। अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पी किसे कहा जाता है? तो शिल्पी बोला जाता है हमारा BR मेहता, मतलब बलवंत राय मेहता को शिल्पी बोला जाता है पंचायती राज व्यवस्था का। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है लॉर्ड रिपन को, ठीक है। लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था में संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज संस्था से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? तो ये नहीं है हमारा PVN राव समिति, ठीक है। जो PVN राव समिति है ये पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं होगा इनमें से? ये होगा हमारा कृषि आय पर कर, ठीक है। जो कृषि आय पर कर लगाया जाता है ये पंचायतों की आय का साधन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या होगा? ये होगा हमारा ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है ये होता है हमारा 5 वर्ष का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पंचायतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला है 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो ये गलत है। दूसरा है, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। दूसरा है, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, ठीक है। मध्यवर्ती स्तर पर क्या होगी? एक पंचायत होगी, ये बिल्कुल सही है। केवल तीसरा कथन सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से पंचायत की कार्य प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन गलत होगा? तो देखिए पंचायतें करों, शुल्कों, मार्गों, करों इत्यादि की उगाही, संग्रह और प्रयोग कर सकती है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए,
प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक सभा की तिथि में सामान्यतः 5 वर्ष तक जारी रह सकती है, ये भी सही है। एक पंचायत जो असामाजिक विघटन के बाद पुनर्गठित की जाती है वह पूर्ण अवधि के केवल शेष काल तक ही जारी रह सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें से गलत कथन कौन सा होगा? देखिए ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो 25 वर्ष का हो गया है वह पंचायत का सदस्य बनने के लिए पात्र है। ठीक है, ये क्या होगा? ये कथन सही नहीं होगा, ये कथन बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो ये थे गाइज आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमने 60+ क्वेश्चंस के बारे में बात करा, जो पॉलिटी से इंपॉर्टेंट है, जो आगामी एग्जाम कनिष्ठ सहायक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने पंचायती राज व्यवस्था को देखा। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से मैंने छांट के 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिए थे। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।